बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात के हवाले से। कल एक फ़ैसला आया है 5 रुकनी बेंच का, उसके हवाले से। इसके अलावा फाजिल जज साहिबान की तैनाती के हवाले से ऐसा लग रहा है कि बार और बेंच के दरमियान में फिर थोड़ा सा फासला बढ़ा है। इसी तरह हम बात करेंगे PTI हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी जो है उसकी रिपोर्ट कल पेश की गई है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आइन में क्या गुंजाइश है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट और मैं समझता हूँ कि ज़रा सेंसिटिव किस्म के टॉपिक्स हैं, इसलिए हमने आज खसूसी तौर पर दावत दी है बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब को, जो कि सेनेटर भी रहे हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे हैं। वकला तहरीक के अंदर जो है वो इंतहाई अहम किरदार उन्होंने किया था और उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली हुई थी उसमें उनका जो बहुत अहम किरदार था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वेलकम टू द सर। बिल्कुल वेलकम टू द शो सर। सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो अज़ खुद नोटिस केस के हवाले से जो एक जज साहबान के बेंच ने लिया, और फिर इसमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो उमर अता बदियाल साहब हैं उन्हें एक बेंच तश्कील देकर ये तशरीह करनी पड़ी कि जो अज़ खुद नोटिस है ये किन हालात में और कौन ले सकता है। जी शादाब, तशरीह तो अभी आएगी वैसे, क्योंकि वो डिटेल फैसला नहीं आया, शॉर्ट ऑर्डर आया है। तशरीह तो उनको मुकम्मल तो अपनी करनी पड़ेगी 5 जजेस के बेंच को, तो जिसमें तफसील देंगे अपने दलाइल की, अपने मौक़िफ़ की, उस मौक़िफ़ के हक़ में जो दलाइल दिए जा सकते हैं या अदालत जो दलाइल को मकबूल समझती है, जिन दलाइल को, तो वो तो अभी आनी है। अभी तो ये हमारे सामने इशू बुनियादी तौर पे इस हद तक है कि एक मामला साफ़ियों का, आप ही की बरादरी का, वो मामला साफ़ी कुछ लेकर पहुंच गए काजी फैज़ ईसा साहब की बेंच जो बैठा था, उन मंदो खेल साहब का और उनका, और उस बेंच में उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि ये इक़दामात किए जाएं, फलां इक़दामात किए जाएं साफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और साफ़ियों की जो गुमशुदगी है या इनका उठाया जाना है या इनको टॉर्चर करने का जो भी रवैया है जिसने भी रखा हुआ है, जिस इदारे ने भी, मुझे ये नहीं, मैंने पढ़ी नहीं वो दरख्वास्त, ना मैंने कहीं अखबार में मुकम्मल मतन उसका छपा हुआ देखा है, ना सोशल मीडिया पे। तो मुझे ये इल्म नहीं है कि उसमें किसी इदारे का उन्होंने नाम लिया या नहीं लिया, पर जो सुर्खियों से और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात मिलती है वो ये है कि उनको शिकायत थी, और ये जेन्युइन शिकायत है साफ़ियों की, कि उनको उठाया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है अगर कोई ऐसी का रिपोर्ट वो कर दें जो कि किसी एक एजेंसी के ख़िलाफ़ हो। अब ये दरख्वास्त अदालत में पेश की गई और काजी साहब ने उसको उसी वक्त समाअत के लिए मंजूर किया और ऑर्डर पास कर दिया, नोटिस कर दिया IG को, DIG को, DIB को, दीगरान को, रियासत के जो आला अफसरान हैं उनको नोटिस कर दिया कि आप 26 तारीख को हमारे सामने रूबरू पेश हो जाएं। दफ्तर को वो फाइल भेज दी गई और उस पर ये ऑर्डर किया कि ये 26 तारीख को हमारे बेंच के सामने ये पेश की जाए और हम ही सुनेंगे। अब ये एक मुतनाज़ा बात है, क्लियरली इसकी मैं वजूहात बताऊंगा। काजी साहब वैसे दलेर और दबंग जज हैं और वो उन्होंने फैसला जो फैज़ाबाद धरने पे किया या उस पे लिखा वो जो धमाका हुआ था क्वेटा में जिसमें बहुत से वकला शहीद हुए थे, उस पे बारे में जो लिखा, तो एक
मजबूत आसाब के मालिक हैं, लेकिन एक जो गलती हुई, और ये मैं समझता हूं कि ये खासी बुनियादी गलती है। ये वो गलती ये हुई कि जो उन्होंने कहा कि ये हमारा बेंच ही सुनेगा, ये बेंच सुनेगा। ये बेंच बनाना सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का काम है। अब उससे एतराज़ हो सकता है, मुझे कई दफ़ा हमें एतराज़ रहा है बाहर वालों को कि ये बेंच गलत बना दिया चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने एक जज को जो कि उस की हियरिंग कर चुका था, उसको बीच में से बेंच में से निकाल दिया, तब बेंच तब्दील करके, या उसको क्वेटा भेज दिया, उस जज को कराची भेज दिया बेंच पे। तो ये चीफ जस्टिस बिल्कुल करते रहे, और इस किस्म के मामलात पे हमें बड़ा एतराज़ हो रहा है। मैंने कई दफ़ा हुआ बेंच इस तरह तब्दील किया गया, पंजाब हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। पर ये बात कहनी कि ये इंडिविजुअल जज इनफरादी तौर पर ये फैसला कर सकता है और सादर कर सकता है वो फैसला कि ये हम ही सुनेंगे और हमारे पास ही पेश की जाए, ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम है। इसका मतलब है उनकी कोई दिलचस्पी है, ज़ाती दिलचस्पी जज की नहीं होनी चाहिए, चाहे अच्छी कॉज में हो चाहे बुरी कॉज में हो। ज़ाती दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, ज़ाती इंटरेस्ट और मफाद नहीं होना चाहिए। अब ये जब किया काजी साहब ने कि वो हमारे आगे लगे, तो इससे परेशानी ये पैदा होती है, अगर हर जज ये उसको ये इख्तियार मिल जाए कि वो जो मुकदमा चाहे वो उसको जो जहाँ सुओ मोटो नोटिस लेना चाहे वो ले और अपने आगे केस रखवा ले और उसको सुने और उसका फैसला करे, तो पहली तो बात ये है, इस तरह तो 17 जज हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो 17 सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगे। हर अपने तहीं कोई नोटिस लिए बैठा होगा, कोई ले रहा होगा कि धुआं ज्यादा गाड़ियों में से निकल रहा है, कोई ले रहा होगा कि नहरों में पानी नहीं आ रहा, कोई ले रहा होगा कि नहरों की पानी उनकी भल सफाई नहीं हो रही। अब अगर पानी नहीं आ रहा तो भल सफाई होनी चाहिए। अगर भल सफाई की वजह से पानी रुका हुआ है तो एक जज कह रहा है कि क्यों रोका है, दूसरा जज कह रहा है कि क्यों नहीं पानी आया, क्यों नहीं। तो ये 17 सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो सकते। ये इख्तियार बेंच बनाने का और बेंच के रूबरू केस फिक्स करने का ये इख्तियार, ये गलत इस्तेमाल होता रहा है। मैं इसको सर साकिब निसार साहब और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में आपको याद है कितना ज़्यादा सुओ मोटो का एक रुझान बढ़ गया था, हर चीज़ पे, छोटी चीज़ पे, हॉस्पिटल में ये हो गया वो हो गया, सुओ मोटो लिए जाते रहे हैं। हाँ, लोग सुओ मोटो से तंग भी आ गए थे। बिल्कुल सर, तंग, दो बोतलें किसी की वाइन की निकल आई थी किसी के बीबी के बैग से, तो उस पर भी ये नहीं कि वो कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई होती और मैजिस्ट्रेट के पास जाता, वो अपने सामने केस लेता, सुनता, फैसला करता। वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया कि ये देखो कितनी बड़ी बात हो गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सिर्फ उसी मामले पे बैठ गए, तो काम कैसे होता। सर वो एक शहद की बोतल भी मिली थी सर साकिब निसार साहब को, जब वो बाद में शहद की बोतल साबित हो गई कि ये शहद की बोतल है, तो इस तरह के वाकयात तो फिर वो भी हुआ। और साकिब साहब तो बहुत फराख दिली से सुओ मोटो लेते थे, चलते फिरते बाजारों में, अस्पतालों में, और वो सुओ मोटो बस लिए फिरते थे और अहकामात जारी करते रहते थे, बगैर दूसरी पार्टी को सुने भी अहकामात जारी कर देते थे। तो ये जो ये बात है कि इसको इससे ना उलझाया जाए कि कॉज आज़ादी इजहार की बुनियादी थी सहाफ़ियों की। उन सहाफ़ियों को भी ये एहसास होना चाहिए था, हमारे भाइयों को, कि अगर आप गलत रास्ते से, गलत वास्ते से सही मंजिल की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे तो काम सही नहीं होगा, काम गलत हो जाएगा, आपका अपना नुकसान होगा, आपकी कॉज का नुकसान होगा। अब कॉज का नुकसान हो गया कि बजाय वो कॉज
आज़ादी इजहार की रहे, वो कॉज बन गई अदालत में ये बेंच बनाने की और इख्तियार समात की। अब इसमें बड़ी क्लियर 1980 में मलिक हामिद सरफराज के मुकदमे में ये रिपोर्टेड केस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, हतमी फैसला था कि ये बेंच बनाना सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है, कि चीफ जस्टिस को अकेले नहीं होना चाहिए, ये एक 3 सीनियर जजेस का कोलिजियम होना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर जज, ये आपस में तय करके मशवरा करके। बहरहाल वो नहीं है ऐसा। अब बात यह है कि वो ऐसा नहीं है और जो जिससे हमारी ख्वाहिश है वो हो, तो क्या हर जज को ये इख्तियार हो जाना चाहिए कि वो जिस चीज़ को उठाए और केस ले और अपने सामने लगाए और उसका फैसला करना शुरू कर दे? वो तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने बेटे का भी केस देखना शुरू कर दिया था। ये जो जवाद ख्वाजा साहब थे वो ऐसे केसेस में बहुत ही फिरोशियसली आते थे जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट और अपनी ओपिनियन होती थी। ये इस किस्म के इसको इसलिए कानून ये है कि जो मैं समझता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अपने शॉर्ट ऑर्डर में, जो काजी फैज़ ईसा साहब के बेंच से लेके अपने सामने उस केस को एक्टिंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने और 5 मेंबर बेंच बना के जो फैसला दिया है शॉर्ट ऑर्डर, अभी दलील वाला ऑर्डर मुफस्सल नहीं आया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये बेंच बनाना और केस लगाना ये चीफ जस्टिस का काम है, ये इंडिविजुअल जज नहीं कर सकता, और इसलिए हम इसको उनके उस मामले को कलअदम करार देते। ये फैसला दुरुस्त है इसमें मेरी निगाह में, लेकिन जो काजी फैज़ ईसा जो कहते हैं कि हर जज सुओ मोटो नोटिस ले सकता है, ये काजी साहब की दुरुस्त मुझे महसूस होती है, क्योंकि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बशमूल चीफ जस्टिस के एक जैसे इख्तियारात हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस के चंद इंतजामी इख्तियारात ओवरऑल अम्ब्रेला उन इख्तियारात पे वो इंतजामी इख्तियार ज़्यादा है, और इंतजामी इख्तियारात में ये केस कौन सा बेंच सुनेगा और कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ये मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये केस मैंने ही सुनना है। इस पे आपको याद होगा कि ये मारूफ बात है, बेनज़ीर साहिबा शहीद और आसिफ जरदारी, इन दोनों के खिलाफ जो मुकदमात चल रहे थे वो जस्टिस कयूम के बेंच में चल रहे थे, और उसमें जस्टिस कयूम साहब, मलिक मोहम्मद कयूम साहब, वो लाहौर बेंच पे थे, लाहौर सीट पे थे तैनात, इसके लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में, और वो केस जो था वो पिंडी ट्रांसफर हो गया। तो मलिक कयूम साहब उसके पीछे पिंडी आए और उसको अपने आगे लगे सीनियर जज से। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चेजिंग द ब्रीफ है, आपका क्या दिलचस्पी थी इसमें कि आप इतने उस पे इंटरेस्ट ले रहे थे, ये चेजिंग द ब्रीफ है। अब चेजिंग द ब्रीफ जो है ये काजी साहब भी नहीं कर सकता, ये तो कह दूंगा। अब चेज करना शुरू कर दिए ब्रीफ को, ये हम बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने इसकी इजाजत दे दी तो अल्लाह गुल्ला 17 जज ही नहीं होंगे, वो आपस में भी लड़ रहे होंगे कि ये मैंने केस पहले अपने आगे रख लिया था, मेरा ऑर्डर 11:30 बजे का है, आपका ऑर्डर 12 बजे का है, तो ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा साहब, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा इसी टॉपिक को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। सर जो बार और बेंच के दरमियान में अब एक मरतबा फिर आप ऐसा थोड़ा सा फासला लग रहा है, जैसे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का एज एड हॉक जज का जो मामला था, तो आपने क्योंकि बार के सदर भी रहे हैं और बार की पॉलिटिक्स को इंतहाई करीब से देखा है, क्या लग रहा है आपको कि ये मामला जो है ये कोई किसी जगह पे बैठ के तय हो जाएगा या ये आगे तक चलेगा? देखो शादाब, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, मैं कुछ साल 1.5 साल से कह रहा हूँ, ज़्यादा हो गया इससे भी। मैं ये कह रहा हूँ और बरमला आप जैसे प्रोग्रामों पे मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते रहे बयान के कोई दरार नहीं है, पर बड़ी दरार पड़ी हुई है। यहाँ ये तकसीम हुआ भी अदालत है, जजेस आपस में एक दूसरे के साथ बेंच पे बैठने को तैयार नहीं है। वो उनको बेबुनियादी तौर पे चाहिए। मेरी ये इंस्टीट्यूशन है, मैंने 50 साल से ज़्यादा इसकी खिदमत की है। मैंने इसके लिए पत्थर खाए हैं, लाठियाँ खाई हैं, जेलें काटी हैं। 1980 की मूवमेंट में भी जब आर्टिकल 212 को ख़त्म किया था मार्शल लॉ की रजीम ने, ज़ियाउल हक ने, हम बाहर निकले थे, हम गिरफ्तार हुए थे। हमने इनको कभी कोई आवाज़ नहीं थी दी कि आ जाएं, आप भी आ जाएं। ये हम कहते थे आप बैठे रहें, आप बाइज्जत आपको बिठाएंगे। और जब 2007 से 2009 की तहरीक थी, हम थानों में फर्शों पे सोते रहे, ठंडे फर्शों पे, और इनके लिए करते रहे। लेकिन बार भी कहीं सही होती है, कहीं गलत होती है। बार अगर ये सपोर्ट करेगी कि हर जज के पास सुओ मोटो का इख्तियार होना चाहिए, ये इख्तियार होना चाहिए कि वो सुओ मोटो नोटिस लेके अपने आगे केस लगा ले और खुद ही सुने, तो ये गलत होगा बार का, ये गलत पोजीशन होगी, ये नहीं लेनी चाहिए उनको। ये लेनी चाहिए कि सुओ मोटो का इख्तियार हर जज को होना चाहिए, पर वो सुओ मोटो का इख्तियार ले, वो देखता है एक जगह बहुत ही बड़ा नुकसान है, एनवायरमेंटल नुकसान हो रहा है, पहाड़ से दरख्त सारे उतार लिए गए हैं, 20 मील मुरब्बा मील का पहाड़ नंगा हो गया है, उधर लैंडस्लाइड का खतरा है, वो गुजर रहा है वहां से, वो ले सुओ मोटो नोटिस और लेके नोटिस करके वो चीफ जस्टिस साहब को भेज दे कि जी आप बेंच बनाएं इसके बारे में। और जो बेंच वो बनाए, वो उसको, उस जज को रखे या ना रखे, वो काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है। अब जो इस वक्त तनाज़ा है, तनाज़ात हमारे और इख्तिलाफात सुप्रीम कोर्ट के साथ होते रहे, और कई दफ़ा हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान के पास भी बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं और वो कोलिजियम में आने चाहिए। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। एक जो इस वक्त बार की तरफ से पोजीशन ली जा रही है और काजी फैज ईसा साहब की तरफ से ली जा रही है, जो पीछे एक बार का है वो भी ले रहा है कि जी एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ये नहीं कर सकता काम, बेंच बनाने या बेंच तोड़ने। या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो मुकदमा था, जिसका फैसला बिल आखिर 13 जजेस ने किया, 13 जजेस ने किया, उसमें 4 मरतबा एक्टिंग चीफ जस्टिस ने बेंच बदला, 4 मरतबा, किसी को एतराज नहीं, क्योंकि इख्तियार था राना भगवान दास, और राना भगवान दास की जात पे तो कोई इख्तलाफ मैंने देखा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और वो इतना आप सोचें कि इंटेग्रिटी वाले शख्स थे कि उनको, वो पहला ही शख्स थे जिन्होंने चीफ जस्टिस होना था अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हट जाते, वो कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस बन जाते, पर उन्होंने इनकार किया। वहां आपको याद होगा एक चली थी, एक वो जिस पट्टी चलती है, या पट्टी तो नहीं, एक जोक, ट्विटर पता नहीं उस वक्त था कि नहीं, पर एक जोक चली थी कि पाकिस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को भगवान से इंसाफ की तौक़्क़ो है। बिल्कुल ऐसा ही है। भगवान दास ने इंसाफ किया, अपना नुकसान जाती उठा, खुददारी थी उसमें।
अब भगवान दास ने साहब ने 4 मरतबा उसमें बेंच तब्दील किया। पहली दफा एक्टिंग चीफ जस्टिस ने पहली दफा जब 3 मेंबर बेंच बैठा, उसमें सरदार रजा खान साहब आ गए। सरदार रजा खान साहब ने कहा मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ में बैठ के इसी फैसले को, जिसको आप मुतनाज़ा बना रहे हैं ज़ा साहब, इसी फैसले पे मेरे दस्तखत है एज मेंबर ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं नहीं बैठ सकता। मैं और हमने तीनों ने ये फैसला किया है कि ये हम भेजते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को कि वो नया बेंच बना दें। उन्होंने नया बेंच बना दिया। हामिद अली मिर्जा साहब आ गए, 3 जज हो गए। उसके साथ आपको याद होगा कि एक होता था मौलवी इकबाल हैदर, बड़ा लिटिगेंट, वो उसने कोई आके अदालत में शोर शराबा डाल दिया। तो जजों ने फैसला किया कि लार्जर बेंच की दरख्वास्त करें हम एक्टिंग चीफ जस्टिस। लार्जर बेंच की दरख्वास्त हुई तो जो बेंच बनाया भगवान दास साहब ने, उसमें 5 जज अब आ गए। 5 जजेस की सरबराही कर रहे थे जावेद भुट्टर साहब। जावेद भुट्टर साहब पे बड़ा इख्तिलाफ था पीरजादा साहब को कि ये पीपल्स पार्टी में रह चुका है और रह चुके हैं, और उसको उनको भी इतना एम्बैरस किया उस मौलवी इकबाल हैदर ने कि वो उन्होंने फिर रिकमेंड कर दिया एक्टिंग चीफ जस्टिस को। जजेस ने 5 जजेस ने कि आप एक फुल कोर्ट बेंच बना दें। अब उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बना दिया जो 14 जजेस का था। क्यों 14 का था और 17 का नहीं था? क्योंकि फलक शेर साहब ने फलक शेर साहब ने कहा कि मेरा ज़ाती मामला है और मेरी सीनियरिटी का मामला चल रहा है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ मैं नहीं बैठूंगा। 3 जज नहीं बैठ सकते थे, राना भगवान दास साहब, जावेद इकबाल साहब और हमीद डोगर साहब, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में थे और इस हवाले से वो रिस्पोंडेंट भी थे। फिर नहीं बैठ सकते थे सरदार रजा खान, जो मैंने कहा आपको कि वो पहले ही उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। फिर ये क्या ये फाइल उन 14 जजेस ने लिखा कि वी डायरेक्ट the registrar to place the file before the honorable acting chief justice for reconstitution of the bench। तो ये बेंच बनाना वो 15 नहीं बना 13 बैठ के नहीं बना सकते थे, वो सिर्फ चीफ जस्टिस बना सकते थे। वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हो तब भी वो एक्टिंग चीफ जस्टिस का ही हक था और इख्तियार था वो बेंच बनाने का। अच्छा सर, ये जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तैनाती के हवाले से जो एक इशू चल रहा है, उस पर भी बार एतराज कर रही है कि एडहॉक जज बनाया जा रहा है उनको, और उन्होंने इनकार कर दिया। इस पे सर क्या कहेंगे? ये बहुत ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है, जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों, ये क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस 3-4 साल रहे हैं, बड़ा बावकार चीफ जस्टिस अहमद अली शेख, मैं उनके आगे पेश हुआ हूँ और मतलब है किसी ऐसा जज जिसके आगे पेश होने हो पे आपको इत्मीनान हो, चाहे आपके खिलाफ फैसला हो, पर एक इत्मीनान हो कि माइंड अप्लाई की है, वो रिस्पोंडेंट को पूछा है, आपको इजाज़त दी है कि आप बहस करें। अब उनको आप चीफ जस्टिस से मजबूर करें, अब मजबूर कर दिया उन्होंने वर्चुअली उसको कि वो एड हॉक जज आए। एड हॉक जज चूंकि मदर साहब को लगा दिया है, मोहम्मद अली मदर साहब को, अब वो सीटें फुल है, अब वो आएंगे तो एड हॉक जज के तौर पे आ सकते हैं। तो ये तो कि चीफ जस्टिस को, और एड हॉक जज जो है वो किसी वक्त भी रिमूव हो सकता है, उसको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। ये मुझे तवक्को नहीं थी कि गुलजार साहब और उनके साथ नेक्स्ट उमर बंदियाल साहब है कि ये इस किस्म का कोई
करेंगे। क्या वजह है मुझे नहीं समझ आती, मुझे ये समझ नहीं आ सकती कि क्या वजह है मदनी शेख साहब को आप ना लाना चाहें एज सुप्रीम कोर्ट। वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तो रहेंगे ही। अच्छा सर, ये भी एक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि अगर वो वहां नहीं जाते एज एड हॉक जज, हलफ नहीं उठाते और यहीं पे बैठे रहते हैं, तो फिर यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज अ चीफ जस्टिस ही काम करते रहेंगे। हाँ, उनको चीफ जस्टिस के तौर पे कोई नहीं हटा सकता। वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में तो ये तय हो चुका है कि जज को या चीफ जस्टिस को उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई नहीं हटा सकता। हाँ, उसकी अगर तैनाती आप सुप्रीम कोर्ट में कर दें, एड हॉक नहीं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का जज, और वो इनकार करे फिर वो जा सकता है। बट ये तो इन्होंने बना रहे हैं एड हॉक जज। एड हॉक जज तो जज होता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। वो तो इसलिए है कि अगर कोई बंदा क्वालिफाइड हो टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सारी सीटें सुप्रीम कोर्ट की भरी हुई हों और वक्त ये मजीद जजों की जरूरत हो, क्योंकि काम बहुत है और उसको तेजी से खत्म करना है, तो फिर आप एक शख्स को कह सकते हैं कि एड हॉक आप हमारे साथ आके बैठ। जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जमाने में रमदे साहब को भी मेरा ख्याल है एड हॉक जज बनाया गया था एक बार के लिए, और वो नहीं चाह रहे थे। मेरा ख्याल है 2-3 मरतबा के लिए बने थे। रमदे साहब को बनना नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ जज साहबान देखें, माजरत के साथ, सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐसे जज साहबान हुए हैं जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर बने हैं। क्या जरूरत थी उन जजों को ये बनने की, और क्या जरूरत थी मुस्लिम लीग नून को उनको सेनेटर बनाने की। जस्टिस अफजल लोन, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस ज़हन में अभी आ जाता है, फिर जस्टिस रफीक तारड़, और रफीक तारड़ चौथा मैं नाम लेता हूँ, मैं जज साहब का नाम नहीं लेता क्योंकि जज साहब खुद नहीं बने, लेकिन अपनी एक रिश्तेदार को जो कि बड़ी काबिल सेनेटर है उसको बनवा दिया, अपनी जगह तो सीट अपनी ली। अब फिर है रफीक तारड़ साहब, जो रफीक तारड़ साहब सिर्फ सेनेटर ही नहीं बनाया गया, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस को मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज ने पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। भाई उनको क्या क्रिकेट का पता है? कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिकेट का कुछ पता था? साहब वो थे कॉर्नेलियस, जस्टिस ए आर कॉर्नेलियस, वो बाकायदा क्रिकेटर थे, और एक और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए जो क्रिकेटर थे। अब इनको क्या पता है, इनको बना दिया। एक जज दूसरे जज साहब को फिर सदारत का उम्मीदवार अपना बनाया, वो हार गए, फिर उनको गवर्नर लगा दिया सूबे का। अब एक जमात ऐसी है जिसने इतना, मैं कहता हूँ लोग एक पौधे की आबियारी करते हैं, ये शरीफ खानदान सारे जंगल की आबियारी करते हैं, और ये चीज मतलब जजेस को भी एतराज करना चाहिए, इससे माफ करना चाहिए। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ जो है वो कहा यह जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा एक मलिक जो हैं, जो बड़ी लर्नड जज हैं और बड़ा ज़बरदस्त केसेस वहाँ पर सुन रही हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की सिफारिश की जा रही है। इस पे भी कुछ एतराज़ात किए जा रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त जज हैं, और फिर उसके अलावा ये पहली खातून जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, और आगे चल के ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का भी इम्कान है। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आयशा मलिक साहबा की सलाहियतों का बतौर जज और बतौर जूरिस्ट बहुत मुतक़िद और तस्लीम करता हूँ। मुझे तो आइडियल लगता है कि अगर वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने कुछ अरसे के लिए,
मैंने कोई इनकी डेट्स नहीं देखी है। अब जज साहबान भी सारा दिन आपस में डेट्स कंपेयर करते रहते हैं कि मेरी सालगिरह इस दिन हुई थी, मेरी इस साल में हुई थी। ये एक सीनियरिटी का प्रिंसिपल खासकर जब से चला है। पर आयशा मलिक एक जज ऐसी हैं जो लाहौर हाई कोर्ट को बड़ी धंसी हुई मसाइब से निकाल सकती है और उसमें सलाहियत भी है। ये अब मैं भी आइडियली ये चाहता हूं कि वो पहले हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बने, फिर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बने। और इस तरह वो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगी अगर उनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ले गए। खबर नहीं उनकी ज़्यादा चांस बन जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कुछ पता नहीं होता। कुछ बातें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। वो रास्ते किसी के साफ कर दे या किसी के सामने कोई रुकावट खड़ी कर दे। सर अब हमारे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी से ये पूछूंगा, ये कल इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी जो है उसके हवाले से बताया और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आप मुझे मुख्तसरन बताएंगे कि इन 3 सालों में आप हुकूमत की कारकर्दगी क्या देख रहे हैं और अपोजिशन जो PDM बनाई टूटी इसकी कारकर्दगी क्या देख रहे हैं? दोनों की एक जैसी है। दोनों की एक जैसी है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात की आपने सर। जी PDM की कोई पॉलिसी है, कभी कहते हैं आर और पार या पार। आज तक आर या पार के लिए कुछ किया नहीं। जब कोई इशारा होता है तो उधर से बयानात और वो ट्विटर और हर चीज 1 महीना चलते रहते हैं और जलसे भी कर लेते हैं। फिर खामोशी। अब खामोशी का इस वक्त हुक्म हुआ है, खामोशी। अब खामोशी है पिछले 1.5-2 महीने से। कोई नहीं बोल रहा, ना बेटी ना वालिद ना कोई और। वो बिल्कुल एक वो मुलायम सी बातें करने वाले रह जाते हैं। शाहिद खाकान साहब, वो शाहिद खाकान आके वो ऐसी बातें करते हैं जो किसी की समझ में ही नहीं आती। अच्छा सर, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से मुख्तसरन। हुकूमत की कारकर्दगी तो आप बाजार में जाके पूछ लें भाई, मेरे से क्या पूछते हैं? आप किसी शहरी से जाके पूछ लें। हुकूमत के लिए तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगला इलेक्शन में आपको बता दूं, अर्ज कर दूं, ये जरा नोट करके रख लेना। जी सर। ये हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पे पशेमान होना पड़ेगा और बड़ा सख्त। मुस्लिम लीग नवाज को नवाज शरीफ के फरार और उसके बाद जितने नारे उसके लंदन के फ्लैट में के बाहर ही लग रहे हैं, वो कहीं बाहर लंदन में नहीं निकल सकते। स्वाय चोर 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 लोग ना कहना शुरू कर दें। तो उनके लिए ये मसला। और इमर्ज अगर किसी ने करना है और ये 2 साल इसके लिए अच्छे हैं, अगर 2 साल भी हो तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने करना। बिल्कुल ठीक हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और ऐसा लग रहा है कि अगर ना भी अपोजिशन मानी तो क्योंकि अपोजिशन हुकूमत के पास अक्सरियत है तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ चले जाएंगे अगले इंतखाबात में। तो सर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो आइन है, क्या वो उसमें ये गुंजाइश मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की? और वो अगर अपोजिशन नहीं मानती तो फिर किस तरह हुकूमत जाएगी? देखें, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरी जाती राय है, आपको वकला की इससे मुख्तलिफ राय भी है। मुख्तलिफ इसलिए है कि आर्टिकल 226 में लिखा गया है बाय बैलेट ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट एक्सेप्ट दोज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। बाकी सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट पेपर बैलेट नहीं लिखा हुआ। अगर आप सेकंड शेड्यूल देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि सीक्रेट पेपर बैलेट। तो पेपर बैलेट की जरूरत नहीं है।
226 के तहत इलेक्शंस में, और कोई ऐसी इलेक्शन भी हो, सारी इलेक्शन जो होती हैं उसमें पेपर बैलेट की जरूरत नहीं है। हालांकि जो गवर्नमेंट ने मशीन बनाई है, जहां तक मैं उसको समझा हूं, वो वैसी है जैसी कि हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो पल्स, दो एक तरह हरकतें होती हैं। जब आप बटन दबाते हैं, बटन आपका अंगूठे से की रीडिंग करता है, सो बायोमेट्रिक हो गया। फिर आप बटन जब दबाते हैं, बैलेट पेपर आपकी स्क्रीन पे होता है, उस पे बटन आप अंगूठा रख के मार्क कर देते हैं, तो तो वोट चला जाता है एकदम इलेक्ट्रॉनिक वोट। एक वोट आपके सामने कागज के जरिए आ जाता है, और कागज पे बैलेट पेपर आ जाता है, जिसपे आप देखते हो कि मेरा सही निशान लगा हुआ है, हाँ जी तीर पे निशान है, ये तीर पे इतना का दुरुस्त निशान है। अब वो उसको आप फोल्ड करते हो और डब्बे में डाल देते हो। अब इससे एक वो एतराज पीडीएम का दूर हो जाता है मेरी निगाह में, कि आप कंप्यूटर में के सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा फार्मूला डाल देते हो कि हर 10वां वोट जो है वो पार्टी वो मुस्लिम लीग नवाज को जाएगा, हर 10वां वोट उसको जाएगा, हर 10 में से 2 वोट जाएंगे। ये आपने कंप्यूटर में डाल दिया, तो कंप्यूटर तो ये करता जाए, लेकिन यहाँ एक पेपर काउंट भी है। पेपर काउंट से आप बैलेट निकाल के, और अगर इतना ज्यादा फर्क और इतना ज्यादा सनसनी अंगेज उसमें फर्क भी आ जाए, और तो वो आप वो एकदम पता लग जाएगा कि बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। आज आपने खुसूसी तौर पर हमें टाइम दिया और चारों टॉपिक्स के ऊपर हमारी प्रॉपर रहनुमाई की, क्योंकि ये टॉपिक्स इस तरह के थे कि नाज़रीन अगर शायद मैं खुद कोशिश करता तो प्रॉपर तरीके से बात ना कर पाता। इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक से चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जो कि साबिक सदर भी हैं, बैरिस्टर, और उसके अलावा साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, इसके अलावा फिर वो सेनेटर भी रहे हैं, सियासी तौर पर भी काफ़ी माशाल्लाह कदावर हैं। उन्होंने हमारी रहनुमाई की। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।